गुजरात दंगे की याद दिलाकर बदनाम करने वालों को राजा भैया का जवाब। हिंदुओं को याद दिलाई सीएम योगी की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से देश की सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है। इससे पहले वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और यही वो गुजरात है दिलां जहां 2002 में एक खौफनाक घटना घटी थी। अयोध्या से लौट रहे राम भक्तों को साबरमती एक्सप्रेस में जिंदा जला दिया गया, और इसके बाद पूरा गुजरात जल उठा। आज भी 23 साल पुराने उस दंगे की वजह से पीएम मोदी को बदनाम किया जाता है। लेकिन अब कुंडा के विधायक राजा भैया बात ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो इस घटना को सिर्फ एक तरफा नजरिए से देखते हैं। साल 2002 के दंगों को लेकर कांग्रेस और कट्टरपंथी मुस्लिम मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, लेकिन वे कभी उन राम भक्तों की बात नहीं करते जो साबरमती ट्रेन में जलकर मारे गए। 27 फरवरी को हुए इस नरसंहार की बात बहुत कम होती है, और इसी पर आर्मू राजा भैया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन सबको गोधरा याद है, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस की चर्चा कम होती है। आज ही के दिन 2002 में राम भक्तों को जिंदा जलाया गया था। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वो अयोध्या से अपने आराध्य श्री राम लल्ला के दर्शन करके लौट रहे थे। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा गया। पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। राजा भैया ने भारत जैसे हिंदू बहुल देश में हिंदुओं पर हुए इस नरसंहार की याद दिलाते हुए कहा कि इतिहास में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यकों का इतना निर्मम नरसंहार किया हो। उन्होंने सवाल किया, क्या जब राम भक्तों को जलाया गया तब उनसे उनकी जाति पूछी गई थी? इसके साथ ही राजा भैया ने सीएम योगी के उस बयान की याद दिलाई जिसमें उन्होंने हिंदुओं को एकता का संदेश देते हुए कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। सीएम योगी के बयान, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, की याद दिलाते हुए राजा भैया ने भी हिंदुओं को आगाह किया है। उन्होंने कहा, अगर जातियों में बंट गए तो अंजाम क्या होगा, ये याद रखना। अगर भरोसा नहीं होता तो साबरमती एक्सप्रेस की वो खौफनाक घटना याद कर लो, जब एक 6 कोच में पेट्रोल डालकर 49 राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि गोधरा कांड तो सबको याद रहता है, पर साबरमती एक्सप्रेस के 49 राम भक्तों की बात कोई नहीं करता। 27 फरवरी को जब इस भयावह घटना की बरसी थी, तो राजा भैया को छोड़कर शायद ही किसी ने उन शहीद राम भक्तों को याद किया हो। राजा भैया लगातार हिंदुओं के लिए आवाज उठाते रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा के लिए बम स्क्वाड और एनएसजी कमांडो की तैनाती पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था, महाकुंभ में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और अग्निशमन दल की तैनाती समझ में आती है, लेकिन बम स्क्वाड और एनएसजी कमांडो की क्या जरूरत थी? क्या किसी आतंकी खतरे की आशंका थी? और फिर खुद ही जवाब देते हुए कहा, हाँ, खतरा था, जिहादी आतंकवाद से। कोई माने या ना माने,
लेकिन सच यही है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद हिंदुओं को ही सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में भी बम स्क्वाड और एनएसजी कमांडो की जरूरत पड़ी। राजा भैया ने साफ कहा कि अगर 2002 में हिंदू समाज संगठित होता तो शायद साबरमती एक्सप्रेस में 29 राम भक्तों को जिंदा जलाने की हिम्मत कोई नहीं करता। उन्होंने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा, याद रखो, जुड़ेंगे तभी बचेंगे। आपको क्या लगता है, राजा भैया जो कह रहे हैं वो सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानते हैं कि गुजरात दंगों को लेकर 2022 में एसआईटी की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी जी को और बाकी आरोपियों को, आपको कैसे महसूस हो रहा है? आप उस वक्त एक एमएलए थे। देखिए, सबसे पहले क्लीन चिट नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बा रहा है, चमकता हुआ बा रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है। और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। ये अभी जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं वो मैं 2003 में भी गुजरात के गृह मंत्री के नाते कर सकता था, पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी कहता, क्योंकि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं है, फैक्ट था। परंतु संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसको सहन करते रहे। देखिए, इस बात पर अनेक अदालतों में, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के कमीशन में सब जगह बहस हो चुकी है। ये मोदी जी को कोई पहली क्लीन चिट नहीं है, नानावटी कमीशन ने भी क्लीन चिट दी है, फिर भी एसआईटी बनाई गई। और मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि मेरे समर्थन में आ जाओ, गांव गांव से आओ, नहीं आते तो फिर एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, एक्स एमपी को बुला लो और धरना करो। पर क्यों नहीं गई बीजेपी? क्यों नहीं गई? अब सपोर्ट हम मानते थे कि हमने न्याय में सहयोग करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक एसआईटी काम कर रही है। एसआईटी अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल पूछना, तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। किस चीज का आंदोलन करना है? आंदोलन किस चीज का करना है? ये न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहां कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से